जी भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इन द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल AWS हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोविजनिंग व्हाट। जो मैंने पढ़ा था, एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल होता है, तो उसमें दो तरह की सिक्योरिटी होती है। एक को हम बोलते हैं सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड और एक होता है सिक्योरिटी इन द क्लाउड। जो AWS वाले होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड, और जो कस्टमर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिक्योरिटी इन द क्लाउड। यहाँ पे पूछ रहा है कि AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्लाउड सर्विस वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो होगी सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड। तो यहाँ पे आपने ये ऑफ सेलेक्ट ऊपर करना। वाला है सर। हाँ, ये वाला सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड। इन द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ सिक्योरिटी इन द क्लाउड। ये जो सिक्योरिटी इन द क्लाउड है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। तो सिक्योरिटी इन द क्लाउड के अंदर फिजिकल सिक्योरिटी, आप ये तो नहीं आएगा, इसको निकाल दें अभी। आप फिजिकल सिक्योरिटी की जहाँ पे बात हो रही है इसका मतलब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, डाटा सेंटर की बात हो रही है, तो ये तो नहीं आएगा। प्रोटेक्टिंग ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो इसको भी रहने दें। ये सिक्योरिटी दोनों सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड के एग्जाम्पल है। कंप्लायंस विद कंप्यूट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस, ये भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने उनके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जिनको उन्होंने करना होता है, फॉलो करना होता है। which AWS service are used with the content, which service use the content, in which country content is stored। तो यहाँ पे जो मुझे सूटेबल लग रहे हैं वो यहाँ पे लग रहा है मुझे, इन विच कंट्री जो है ना कंटेंट इज स्टोर्ड, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये दोनों होंगे। कंप्लायंस विद कंप्यूट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस के, उन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं AWS वालों ने, कि आप उन पे जो है ना पूरा उतर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं पूरा कि नहीं। उसके बाद विद सर्विस आर यूज विद द कंटेंट, कि आप उसके साथ कौन सर्विस यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड वाला भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट सुटेबल है, यहाँ पे ये दो लग रहे हैं, थर्ड वाला में फोर्थ वाला। तो उसको बाद में देख लेंगे कल तो हमारा। Which of the following are some of the security benefits that AWS offers। तो AWS में कौन से सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है। जी भाई, क्या होगा यहाँ पे। फर्स्ट टू तो नहीं होंगे हमारे पास। सिक्योर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, सर फोर्थ वाला है शायद। इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मीट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे हमारे पास टू सेलेक्ट करने हैं ना अपने। सम सिक्योरिटी बेनिफिट दैट AWS ऑफर। सिक्योर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी कौन उसको करता है, AWS वाले खुद करते हैं उसको। ठीक है, तो ये दो होंगे। AWS is responsible for the security of everything above the hypervisor layer। ट्रू होगा या false होगा। ऑल दे सर। हाँ, क्योंकि जो AWS वाले होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल तो होते हैं, बट बिलो द हाइपरवाइजर लेयर, जो हाइपरवाइजर लेयर से ऊपर वाली चीजें होती हैं उसके लिए कस्टमर रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मैंने पहले दिन पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ AWS अंडर द शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। तो यहाँ पे बता दें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मेंटेनिंग फिजिकल हार्डवेयर, जहाँ पे फिजिकल हार्डवेयर की बात हो रही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। विच रिसोर्स प्रोवाइड ट्रस्टेड यूजर्स विद टेम्परेरी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। हमने किसी यूजर को अपने अकाउंट की एक्सेस देनी है और टेम्परेरी देनी है, तो उसके लिए जो है ना यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एक होता है STS टोकन, सर्विस सिक्योरिटी टोकन सर्विस होता है। इसको हम यूज करते हैं IAM के अंदर। जिससे क्या होता है कि उसको एक टोकन प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके ऊपर एक एक्सपायरी डेट होती है कि आप इतनी देर के लिए हमारे अकाउंट के अंदर लॉगिन हो सकते हैं, काम परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी आपने काम परफॉर्म करना है। ठीक है, जैसे जब टोकन एक्सपायर होगा उनकी जो होगी एक्सेस होगी भी बंद हो जाएगी तुरंत से। तो यहाँ पे हम ये यूज करेंगे फॉर टेम्परेरी एक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर IAM बेस्ट प्रैक्टिस। तो IAM बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, टू सेलेक्ट करने हैं आपने। बेस्ट प्रैक्टिस तो हमने पढ़ी हुई थी काफी दफा इसकी, लेकिन यहाँ पे ये है प्रोवाइड यूजर्स विद डिफॉल्ट एडमिन प्रिविलेजेस। बिल्कुल भी नहीं, हमें जो है ना डिफॉल्ट की जगह क्या आना चाहिए। पॉलिसी सर लगती है। लीस्ट आना चाहिए। अगर लीस्ट आता तो फिर हम जो ना इसको सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे लीस्ट प्रिविलेजेस को फॉलो करते हैं। ये तो लास्ट में नहीं कर होगा। रहे
लीव एंड अनयूज अननेसेसरी यूजर्स एंड क्रिएशन प्लेस, बिल्कुल भी नहीं। मॉनिटर एक्टिविटी इन योर एडब्ल्यूएस अकाउंट, हो सकता है ये वाला, लेकिन ये आईएम के अंदर नहीं आता। इसके लिए अलग से सर्विस होती है जिसको हम बोलते हैं क्लाउड ट्रेल, ठीक है, ये सही है, लेकिन ये इसके अंदर नहीं आता। एक मिनट, विच आर फॉलोइंग आईएम बेस्ट प्रैक्टिस, तो आईएम बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर ये आता है, ठीक है, ये होगा हमारे पास। मॉनिटर एक्टिविटी इन योर एडब्ल्यूएस अकाउंट, तो एडब्ल्यूएस अकाउंट के अंदर अपनी एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट सर्विसेज, तो ये हमारे पास आता है यहाँ के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है, सिक्योरिटी की बात हो रही है तो यहाँ पे ये होगा हमारे पास। डू नॉट यूज ग्रुप्स टू असाइन परमिशन, गलत है, हम ग्रुप को यूज करते हैं, कर सकते हैं, करना भी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस भी यही है हमारे पास, तो ये तो नहीं होगा। रोटेट क्रेडेंशियल्स रेगुलरली, तो ये वाला हमारे पास होगा, ठीक है। थर्ड वाला और लास्ट वाला, कि हमारे जो क्रेडेंशियल्स होते हैं उसको रोटेट करते रहते हैं हम। व्हाट डज द एडब्ल्यूएस आईएम पॉलिसी सिमुलेटर डू, एक सिमुलेटर तो क्या काम करता है, वो ये काम करता है कि evaluates the policy you choose and determine the effective permissions for each of the security action specified। सिमुलेटर ये काम करता है कि अगर आपने आईएम के थ्रू डिफरेंट यूजर बनाए हुए हैं, उनको डिफरेंट परमिशन पॉलिसी साइन की हुई है, तो सिमुलेटर ये बताएगा कि कहाँ पे आप लीस्ट प्रिविलेज फॉलो कर रहे हो, कहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे, कहाँ पे आप बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो, कहाँ पे आप बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो नहीं कर रहे, जहाँ जहाँ पे कोई आप पे कोई लैक होगा या जहाँ पे कोई वल्नरेबिलिटी होगी तो आपको बताएगा कि यहाँ पे आपको ये एक्शन परफॉर्म करना चाहिए, तो हमें डिफरेंट सजेशन प्रोवाइड करता है सिमुलेटर, पॉलिसी सिमुलेटर, ठीक है, जो पॉलिसी को मॉनिटर करता है। आईएम इज अप्रोप्रिएट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन, बिल्कुल भी नहीं, फॉल्स होगा, इम्पॉसिबल, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उसको यूज नहीं करते। व्हाट इज आईएम इंस्टेंस प्रोफाइल, जो इंस्टेंस प्रोफाइल होता है वो क्या काम करता है, हमने बात की थी कि जब हमने किसी भी सर्विस को रोल असाइन करना है तो उसके लिए हम इंस्टेंस प्रोफाइल का यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखें रोल की बात हो रही है। इट इज अ container for IAM role that you can use to pass the role information to EC, ठीक है, अगर आपने किसी भी सर्विस को रोल असाइन करना है, कोई आपने परमिशन साइन करनी है, तो आप उसके लिए इंस्टेंस प्रोफाइल का यूज करते हैं। वे कैन फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोहिबिटेड एक्शंस ऑन AWS इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे ये वाला है कि आप कहाँ पे जाके ये देख सकते हैं कि हम AWS के अंदर कौन कौन से प्रोहिबिटेड एक्शंस हैं, कौन कौन से काम परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से काम परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उनकी अपनी एक एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, वो आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। द एक्सेस की एंड सीक्रेट कीज आर यूज्ड टू लॉग इन इनटू द कंसोल, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? जी भाइयों, तो ये हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। हम सीक्रेट एक्सेस कीज को यूज तो करते हैं लेकिन कंसोल के थ्रू लॉगिन होने के लिए यूज नहीं करते, इसको हम यूज करते हैं फॉर CLI के थ्रू लॉगिन होने के लिए। अगर आपने CLI के थ्रू लॉगिन होना तो फिर हम सीक्रेट एक्सेस कीज का यूज करते हैं। अगर आपने कंसोल के थ्रू लॉगिन होना है तो फिर हम क्या यूज करते हैं, ईमेल और पासवर्ड का यूज करते हैं, ये गलत होगा। आई एम ग्रुप इज द रिकमेंड वे टू मैनेज द परमिशन ऑफ आई एम यूजर बाय जॉब फंक्शन, बिल्कुल ठीक है। अगर आपने मल्टीपल यूजर को सेम परमिशन असाइन करनी है तो आप क्या यूज करो, ग्रुप बना लो, ग्रुप के अंदर यूजर को ऐड करो, फिर ग्रुप के ऊपर परमिशन लगाओ, और यही बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है आईएम के अंदर। आफ्टर इनिशियल लॉगिन व्हाट डज AWS रिकमेंड एज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द AWS अकाउंट रूट यूजर, तो अकाउंट रूट यूजर के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या बताता है AWS आपको, वो ये बताता है कि जब भी आप लॉगिन हो एज अ रूट यूजर, तो लॉगिन होने के बाद पहला काम क्या करें, डिलीट रूट यूजर एक्सेस कीज, के जो रूट यूजर की सीक्रेट एक्सेस कीज है उसको डिलीट कर दें, ताकि कोई भी उसको एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उसको बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन अगर पड़ी रहेंगी आपके अकाउंट के अंदर तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। हाउ वुड अ सिस्टम एडमिन ऐड एन एडिशनल लेयर ऑफ लॉगिन सिक्योरिटी टू यूजर एक्सेस कंसोल, तो एडिशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो कैसे लगा सकते हैं अपने यूजर के लिए? एक तो उसको हमने क्या लगा दिया, आई एम, ठीक है, तो यहाँ पे हम MFA अवेलेबल कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। MFA क्यों यूज करते हैं? और एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी लगाने के लिए हम MFA का यूज करते हैं, सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए, इनहेंस करने के लिए, बेटर करने के लिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी। तो क्या एडवांटेज होते हैं भाइयों क्लाउड सिक्योरिटी के? यू रिटेन कंप्लीट बिल्कुल ओनरशिप डाटा के, हमारा डाटा पड़ा होता है उसकी ओनरशिप हमारे पास रहती है, एडब्ल्यूएस के पास नहीं जाती। ठीक है, हम सिर्फ एडब्ल्यूएस को क्या करते हैं, यूज करते हैं उनकी सर्विस का, तो वहाँ पे डाटा हम स्टोर करते हैं, उसकी ओनरशिप हमारे पास रहती है। उसके बाद AWS यूज मल्टी फैक्टर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, तो ये भी हमारे पास हो गया, जो मल्टी लेयर के ऊपर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है AWS वाले। तो यहाँ पे ये दो होंगे हमारे पास। AWS रिटेन नहीं करता हमारे डाटा को, ओन नहीं करता, हम खुद करते हैं। AWS यूज सिंगल फैक्टर एक्सेस, बिल्कुल भी नहीं, मल्टी फैक्टर यूज करता है। ठीक है, तो ये चीजें यूज करता है AWS वाले। तो ट्रस्टेड एडवाइजर क्या काम करता है, व्हाट इज ट्रस्टेड एडवाइजर? यहाँ पे हमारे पास जो होगा वो होगा फोर्थ वन, एन ऑनलाइन टूल दैट हेल्प यू कॉन्फ़िगर रिसोर्सेज टू फॉलो बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, ट्रस्ट एडवाइजर हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता है कि आपने कौन कौन सी प्रैक्टिस को फॉलो करना है ताकि आपकी सर्विस लिमिट के बारे में, फॉल्ट टॉलरेंस, हाई अवेलेबिलिटी, इस तरह की चीजें हमें बताता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे ऑनलाइन टूल है ये हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन अश्योरेंस प्रोग्राम। तो AWS का एक अश्योरेंस प्रोग्राम होता है, और ये कह रहा है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं इंश्योरेंस प्रोग्राम के अंदर। उसके अंदर जो ना सर्टिफिकेशन अटेस्टेशन होता है, और लॉज रेगुलेशन उनकी प्राइवेसी होती है, जो उनके इंश्योरेंस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड होती है। व्हेन यू क्रिएट IAM पॉलिसी, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ एक्सेस दैट कैन बी ग्रांटेड टू यूजर। जब आप किसी यूजर को बनाते हो, क्रिएट करते हो, तो उसके लिए क्या ऑप्शन होते हैं? तो उसके लिए ऑप्शन होते हैं कि आप हमारे अकाउंट के अंदर कंसोल के थ्रू भी लॉगिन हो सकते हैं, और प्रोग्रामेटिक एक्सेस जिसमें CLI रेस्ट्रिक्ट किया आता है उसके थ्रू भी लॉगिन हो सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास होते हैं, हम इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं अपने यूजर को अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन होने के लिए, कोई भी एक्सेस दे सकते हैं। रिस्क एंड compliance प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो जो रिस्क एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है किससे बना होता है? तीन सेलेक्ट करने हैं, तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी वहां पे होता है, कंट्रोल इन्वायरमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो ये आप जो मैंने आपको स्लाइड शेयर की हुई है उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, सेम एज इट इज लिखी हुई हैं। ठीक है, तो उनका जो कंप्लायंस प्रोग्राम होता है, रिस्क एंड कंप्लायंस प्रोग्राम, उसके अंदर ये चीजें मेंशन होती हैं। अब इसको सबमिट कर देते हैं और ग्रेड चेक कर लेते हैं, काफी लेंथी था आई थिंक। इसके अंदर कितने क्वेश्चन थे? 20 क्वेश्चन थे इसके अंदर। मैं यही सोच रहा था खत्म नहीं हो रहा अभी तक। लेकिन जी हमारा फिर से गलत हो गया, सेकंड वाला हुआ है हमारा गलत। इसमें क्या कह रहा है, इन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल सिक्योरिटी इन दी क्लाउड के अंदर क्या आएगा? तो सिक्योरिटी इन दी क्लाउड के अंदर भाई आना तो यही चाहिए, विच सर्विस, अच्छा ये हो सकता है फिर, इन विच कंट्री कंटेंट इज स्टोर्ड। ये बताइए ये भी। अच्छा, फिर हमारे पास होगा, अगर ये नहीं है हमारे पास तो ये दो होंगे फिर हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास फिर ये होना चाहिए कि विच एडो सर्विस कैन यूज विद द कंटेंट, हम कौन सर्विस यूज कर रहे हैं, और उसके अलावा किस तरह यूज किया जा रहा है, और किस कंट्री के अंदर उसको स्टोर करवा रहे हैं। ये हर कंपनी की कुछ अपनी रिक्वायरमेंट होती है ना, कुछ डाटा रिक्वायरमेंट, कुछ पॉलिसीज, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती हैं, उस हिसाब से जो ना हमारे पास ये आखिरी दो जो है वो सही होंगे। ठीक है भाइयों। S3 इज एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज सुटेबल फॉर फाइल स्टोरेज, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो S3 होता है हमारे पास वो एक ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज होती है हमारे पास। ठीक है, जिसपे हम डिफरेंट चीजों को स्टोर करवा सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। S3 रेप्लिकेट ऑल ऑब्जेक्ट। तो मुझे बताएं कि जो रेप्लिकेशन होती है S3 के अंदर, जो आपका डाटा रेप्लिकेट होता है, वो विद इन सेम रीजन होता है या डिफरेंट रीजन के होता है? कहाँ पे होता है? जो रेप्लिकेशन होती है वो होगी इन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन बट विद इन द सेम रीजन। ठीक है, RDS के अंदर भी सेम रीजन में रेप्लिकेशन होती है, और S3 के अंदर भी सेम रीजन के अंदर रेप्लिकेशन होती है। जो डायनामिक भी होता है उसके अंदर जो है ना अक्रॉस रीजन जाता है आपके पास। ये चीजें आपने याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज स्टोरेज क्लास।
फॉर S3 ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल पॉलिसी। तो कौन सी स्टोरेज क्लासेस होती हैं? एक स्टैंडर्ड होती है, एक ग्लेशियर होता है, और एक होता है S3 इन फ्रीक्वेंट एक्सेस। तो यहाँ पे तीन सेलेक्ट करने थे हमने, और यहाँ पे यही तीन हो गए हमारे पास। द नेम ऑफ S3 बकेट मस्ट बी यूनिक। यूनिक होना चाहिए अक्रॉस ऑल अकाउंट, विद इन अ रीजन, विद इन योर अकाउंट, या वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड यूनिक होना चाहिए। ठीक है, आपके जो बकेट नेम है उसका नेम जो है वर्ल्ड वाइड यूनिक होना चाहिए अक्रॉस ऑल AWS अकाउंट। तो दुनिया में कोई भी ऐसा नाम ना हो जो आपने बकेट का रखा हो। अगर बना होगा तो इस फिर आपको जो क्या होगा, आपकी बकेट क्रिएट नहीं होगी। What can you use Amazon S3 for with your web application? Yes, store static content such as images, videos, CSS, JavaScript and so on। इस तरह के कोई हमारे पास कोई कंटेंट पड़ा हुआ है तो उसके लिए हम S3 के अंदर इन चीजों को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे CDN की बात हो रही है, तो CDN के लिए हम क्लाउड फ्रंट का यूज करते हैं, तो ये तो नहीं होता। EBS क्या होता है? जो हमारे पास ब्लॉक स्टोर होता है। EBS is recommend when data must be stored in different availability zone than EC2, must be quickly accessible, requiring long-term persistence, require an encryption solution, या रिक्वायर ऑब्जेक्ट लेवल। तो ये तो नहीं होगा कि जो हमारे पास EBS होता है वो ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज नहीं होता है, हमारे पास होता है वॉल्यूम स्टोरेज होता है हमारे पास। ठीक है, बाकी 3 बज के 3 में से जो है ना हमारे पास जो लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस रिक्वायर्स इंक्रिप्शन सोल्यूशन, ये भी हमारे पास होता है इसके अंदर। और ये भी हमारे पास होता है मस्ट बी क्विकली एक्सेसिबल रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस। तो परसिस्टेंट स्टोरेज होती है हमारे पास EBS, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। और अगर हमें इंक्रिप्शन चाहिए तो उसके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट ऑल डाटा स्टोर इन S3 इज व्यूड बाय पब्लिक। तो क्या ट्रू होगा, फॉल्स होगा? हम बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज को अपलोड करेंगे S3 के अंदर तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो प्राइवेट होगा। ठीक है, हाँ उसको पब्लिक हमें करना पड़ेगा बाय खुद से, तो ये फॉल्स होगा। बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट होगा। रिगार्डिंग S3 ग्लेशियर, व्हाट इज अ वॉल्ट? तो वॉल्ट क्या होता है? वॉल्ट मैंने आपको पहले बताया था कि जिस तरह S3 के अंदर बकेट होती है ना, बकेट के अंदर चीजों को स्टोर करवाते हैं, इसी तरह ग्लेशियर के अंदर बकेट नहीं होती। ग्लेशियर के अंदर बकेट की जगह उसको हम बोलते हैं वॉल्ट, जिसके अंदर हम चीजों को स्टोर करवाते हैं। ठीक है, तो वॉल्ट एक तरह का कंटेनर होगा फॉर स्टोरिंग आर्काइव्स, ये वाला, जो सेम लाइक बकेट की तरह काम करेगा आपका। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आर यूज टू मेक एंटायर बकेट पब्लिक। नहीं, यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया कि हमारा जो ACL होता है उसको हम बकेट पब्लिक या प्राइवेट करने के लिए यूज नहीं करते, उसको हम ऑब्जेक्ट को पब्लिक या प्राइवेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो जो ACL होता है वो हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, बकेट के ऊपर हम पॉलिसी लगाते हैं। तो ये फॉल्स होगा हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ EBS? कौन से फीचर्स है हमारे पास? EBS ऑटोमेटिकली एप्लीकेटेड विद इन एन अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, EBS volume can be encrypted transparently to workload। ठीक है, EBS डाटा इज ऑटोमेटिकली बैकअप। तो EBS जो होता है ना उसके अंदर डाटा को ऑटोमेटिकली बैकअप नहीं कर सकते, हमें खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। डाटा ऑन EBS वॉल्यूम इज लॉस्ट व्हेन अटैच्ड टू एन। नहीं, ये नहीं होगा। वो होता है इंस्टेंट स्टोर, जहाँ पे अगर हम अपने EC2 को स्टॉप करते हैं हमारा डाटा लॉस हो जाता है। अगर EBS की बात करें तो अगर हम अपने EC2 को स्टॉप कर दें या इवन टर्मिनेट भी कर दें तो हमारा डाटा परसिस्ट करेगा, उसके अंदर लॉस नहीं होगा। तो ये दो होंगे हमारे पास, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। सबमिट कर लेते हैं और रिजल्ट देख लेते हैं कि हम पास हैं या फेल हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। यू आर डिजाइनिंग एन E-commerce वेब एप्लीकेशन दैट विल स्केल टू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ concurrent यूजर्स। दिस डेटाबेस टेक्नोलॉजी बेस्ट suited फॉर होल्ड सेशन दैट स्टेट। यहाँ पे जो ना इस क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड यूज हो रहा है, किसी को पता है कौन सा कीवर्ड है? वो कह रहा है विच डेटाबेस टेक्नोलॉजी इज बेस्ट suited फॉर द होल्ड द सेशन स्टेट। जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा जो
यूजर होगा उसका हमारी एप्लीकेशन के साथ डाटाबेस के साथ एक सेशन क्रिएट रहे, सेशन एक जो ना वो स्टार्ट हो जाए, ब्रेक ना हो सेशन, तो उसके लिए जो सेकंड हम वाला है सर। उसमें जो हम यूज करेंगे ना उसमें यूज होती है नो सिक्योर डाटाबेस। तो यहाँ पे नो सिक्योर डाटाबेस कौन कौन सी आ रही है, एक ही आ रही है डायनामोडीबी, तो यही होगा हमारे पास। ठीक है। सेशन स्टेट जहाँ पे आता है सेशन क्रिएट करने के लिए जो डाटाबेस यूज की जाती है उस वो हम बोलते हैं नो सिक्योर डाटाबेस। ठीक है, सेशन का पता पता है ना क्या होता है, सेशन जहाँ पे सेशन क्रिएट हो जाता है, जिस तरह आप समटाइम कोई क्या एग्जांपल दूं आपको, ऑनलाइन आप कोई चीज बाय कर रहे हो किसी वेबसाइट से, ठीक है, तो आप डायरेक्टली बाय नहीं करते, आप क्या करते हो वहां पे कुछ चीजों को पहले आप कार्ट में ऐड करते रहते हो। ठीक है, तो वो चीजें कार्ट में ऐड होती रहती हैं, तो जब तक आप परचेज नहीं करोगे वो वहां पे चीजें स्टोर रहेंगी। तो वो हम उसको हम बोलते हैं कि हमारा एक सेशन क्रिएट हो गया डाटाबेस के साथ, ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे चीजों को बाय करेंगे हमारा काम कंप्लीट होगा, ट्रांजेक्शन होगी, तो हमारा सेशन फिनिश हो जाएगा वहां पे। You need to find an item in an DynamoDB table using attribute other than the item's primary key। वो कह रहा है कि DynamoDB टेबल के अंदर जब भी हम कोई डाटा सर्च करते हैं तो हम प्राइमरी की का यूज करते हैं, लेकिन कह रहा है कि हम प्राइमरी की यूज नहीं करनी, प्राइमरी की के अलावा हम क्या हम यूज कर सकते हैं चीजों को फाइंड करने के लिए। तो वहां पे होता है स्कैन कर सकते हैं, आप चीजों को स्कैन करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डायनामोडीबी के अंदर जब भी आपको कोई चीज सर्च करनी है, डाटा फाइंड करना, तो आप उसको क्वेरी चलाएंगे, प्राइमरी की का यूज करेंगे। अगर प्राइमरी की यूज नहीं कर रहे फिर आप उसको स्कैन भी कर सकते हैं। इसकी हमने लैब भी की थी, आप जाकर उसको देख सकते हैं, डायनामोडीबी की हमने लैब की थी। इन डायनामोडीबी व्हाट डज द क्वेरी ऑपरेशन अलाउ यू टू डू। तो क्वेरी क्या होता है, क्वेरी करने से, क्वेरी या टेबल यूजिंग पार्टीशन की, क्वेरी एंड सेकेंडरी डाइसेस दैट एग्जिस्ट फॉर अ टेबल इफेक्टिव फ्रॉम सेकेंडरी टेबल। ठीक है, यहाँ पे जो ना हमें ऑल ऑफ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम प्राइमरी की का भी यूज करते हैं, हम सेकेंडरी की का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ना ये ऑल ऑफ लग रहे हैं हमें, तो सारे होंगे उसके अंदर। विच क्लाउड सर्विस इज बेस्ट सुटेड फॉर ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग। जहाँ पे हम ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग कर सकें, चीजों को एनालाइज कर सकें ऑनलाइन, तो उसके लिए कौन सी डेटाबेस बेस्ट रहेगी हमारे लिए। तो इसके लिए मैंने इसलिए आपको बोला था कि ये चीजें आप पढ़ा करें, जो ये वाला कीवर्ड आ रहा है ना ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग, ये सेम एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ पे। रेड शिफ्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट के अंदर ही लिखा हुआ है कि रेड शिफ्ट एक ऐसी डेटाबेस है जिसको हम ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है OLAP। सिलेक्ट द बेस्ट आंसर इन DynamoDB। द एट्रीब्यूट इज, एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है जी अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, नहीं फंडामेंटल डाटा एलिमेंट्स होता है आई थिंक। ठीक है, आइटम्स होती हैं, आइटम्स के अंदर जो है ना हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल डाटा एलिमेंट्स होता है जिसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। व्हेन यू क्रिएट अ टेबल इन DynamoDB इन एडिशन टू टेबल नेम यू मस्ट स्पेसिफाई द। जी भाइयों, क्या होगा यहाँ पे, जब भी हम DynamoDB के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ टेबल हम दो काम करते हैं, एक तो टेबल को नेम देते हैं, दूसरा काम क्या करते हैं, प्राइमरी की सर। प्राइमरी की डिफाइन करते हैं कि इसकी प्राइमरी की क्या होगी। तो इसकी हमने लैब पे की थी, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, वहां पे एक दफा जाके देखें, अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह करते हैं चीजें यहाँ। अच्छा ये बता दें, ये सेम आ रहा है कि दिस डेटाबेस इज अप टू 5 टाइम फास्टर देन माई एसक्यूएल एंड 3 टाइम फास्टर देन पोस्टग्रेसक्यूएल। कौन सी डेटाबेस है, कहाँ पे पढ़ा था इसको हमने, इसको हमने पढ़ा था अरोरा के अंदर। ये जो अरोरा डेटाबेस होती है हमारी वो 5 टाइम फास्टर होती है माई सीक्वल से एंड 3 टाइम फास्टर होती है पोस्टग्रेसक्यूएल से। If you are developing an application that requires database with extremely fast performance, fast scalability and flexibility, यहाँ पे एक कीवर्ड यूज हो रहा है, मुझे बताएं कौन सा कीवर्ड है यहाँ पे, किसी को पता हो। यहाँ पे एक कीवर्ड यूज देखें, फ्लेक्सिबिलिटी इन डेटाबेस स्कीमा। तो उसका जो स्ट्रक्चर है डेटाबेस का, जो स्कीमा है वो फ्लेक्सिबल है, तो इसका मतलब नो सीक्वल की बात हो रही है। तो यहाँ पे नो सीक्वल डेटाबेस पहले देख लेते हैं कौन कौन सी है। यहाँ तो इलास्टिक कैशी आएगा या डायनामोडीबी आएगा, इन दोनों में से एक आएगा। ठीक है, तो हमें वो कह रहा है कि हमें जो है ना वो डेटाबेस चाहिए जिसका स्कीमा फ्लेक्सिबल हो।
तो नो सीक्वल की बात हो रही है, तो यहाँ तो हमारे पास दो नो सीक्वल है, जिसमें एक इलास्टिक कैशी आ रहा है, डायनामिक भी। अब वो कह रहे हैं कि जहाँ पे हमें फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए, फास्ट स्केलेबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए फिर हम डायनामोडीबी का यूज करेंगे। ठीक है। इलास्टिक कैशी की भी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे इलास्टिक कैशी की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है। अगर वो यहाँ पे कहता है कि हम डाटा को कैशी करना है, या कोई ऐसी डेटाबेस जो डाटा को स्टोर करे अपनी रैम के अंदर, तो उसके लिए फिर हम इलास्टिक कैशी का यूज करेंगे। लेकिन इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं बताई गई हमें, तो सिंपल हम यहाँ पे डायनामोडीबी का ही यूज करेंगे। आरडीएस ऑटोमेटिकली पैचेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर एंड बैकअप, बिल्कुल ठीक है कि सारा काम आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है आरडीएस के अंदर। ठीक है। बट यू कंसिडर व्हेन यू चूज डेटाबेस टाइप, जब भी अपने को डेटाबेस सेलेक्ट करनी है तो कौन सी चीजें आप सेलेक्ट करोगे या देखोगे? डाटा साइज देखोगे, एक्सेस पीरियड देखोगे, क्वेरी फ्रीक्वेंसी, हाई अवेलेबिलिटी, तो ये सारी चीजें हम कंसिडर करेंगे वाइल चूजिंग डेटाबेस। ठीक है भाइयों, तो इसको सबमिट कर लेते हैं, ग्रेड्स देख लेते हैं इसके।